नमस्कार, मैं श्रीनगर में हूँ। आखिरी बार 2016 में जब यहाँ आया था तो इस एहसास के साथ लौटा था कि शायद यहाँ से हालात और बिगड़ेंगे। उसके बाद 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और हालात में निर्णायक बदलाव हैं। ये बदलाव कितने मजबूत हैं या कितने दिखावटी, इसी को समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बातचीत के ज़रिए आपके सामने कश्मीर की बदली हुई तस्वीर पेश करें। और हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ। खुदा का शुक्र है कि मर्जी की अब तो सांस भी है, जमीन अपनी, फजाएं अपनी, आसमान अपना, हुकूमत अपनी, अलम अपना और निशान अपना, हम फूल अपने चमन में, अपने बागवान अपना, हिदायत अपनी सरपना है, आसान अपना, जमाल काबा नहीं या जमाल गैर नहीं, सब अपने ही नजर आते हैं, कोई गैर नहीं। नमस्कार, आज़ादी की सालगिरह आप सबको मुबारक। एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। हम हैं श्रीनगर में महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ। श्रीनगर में उस मौके पर जब इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है, तिरंगा रैली निकाली है। आपका स्वागत है, हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद पुगली जी। आपने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। इस वक्त अगर मैं एलजी सरकार से ये पूछूं कि इस पूरे मूड को कैप्चर करना हो तो आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या होंगे? जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, मैं समझता हूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जम्मू कश्मीर की आवाम मना रही है। हर नागरिक बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी कर रहा है और ये एक बड़ा परिवर्तन है जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ का आम नागरिक ये महसूस कर रहा है कि वो अपनी मर्जी से स्वच्छंदता के साथ अपना जीवन यापन करेगा। जम्मू कश्मीर और भारत के विकास में वो भी बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देगा। जब परिवर्तन की बात करते हैं तो इस परिवर्तन का जो मूल चरित्र है, ये जो बदलाव है, ये एक पड़ाव है या ये मंजिल के करीब पहुंचती भी दिख रही है? मुझे लगता है कि जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और देश की संसद ने एक फैसला किया, वहाँ से यात्रा शुरू हुई है और आज मैं मानता हूँ कि मंजिल के करीब हम पहुँच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की आवाम के सहयोग से मंजिल भी हम प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है वो हम प्राप्त करेंगे। शुरुआत हुई इसकी 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से और तब एक विवाद था। हमको ये लगता है, एक सवाल के रूप में या एक ओपिनियन के रूप में कहें तो, कि पॉलिटिकल विल हो तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला जा सकता है। क्या ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है? पुरानी शब्दावलियां बाहर हो गई हैं और नए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं? मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है। आपकी नीयत ठीक है, नीति ठीक है, लोगों को अगर भरोसा हो जाए कि नहीं आप उनके हित में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से डिस्कोर्स बदलता है और वही हुआ है। क्योंकि इसके पहले अलगाववाद, स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, उसका एक कैलेंडर हुआ करता था। अब ये चीज़ें गायब हैं, तो ये अपने आप मार्जिन पे चली गई हैं या कहीं कहीं इसकी कुछ खदबदाहट है? देखिए, मोटे तौर पर स्टोन पेल्टिंग इतिहास की बात हो गई है। बंद काल जो अलगाववादी और आतंकवादी संगठन या हमारा पड़ोसी देता था, 150 दिन स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रेड सब बंद रहता था, वो सब इतिहास की बातें हो गई, वो पन्ने बड़े पुराने हो गए। अब झेलम के किनारे देर रात तक आइसक्रीम खाते हुए, गिटार बजाते हुए नौजवानों को आप संगीत का लुत्फ उठाते हुए देख सकते हैं। ये टूरिज़्म तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और जाहिर है कि जब आप स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपके बड़े बड़े प्लान और होंगे कि विकास कैसे करना है। इस पर कुछ बताएं। पिछले वर्ष 1,88,00,000 लोग आए थे पर्यटक के तौर पर और इस जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा था। इस वर्ष पिछले 7 महीने में जुलाई तक 1,27,00,000 लोग आ चुके हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश भर के लोगों में एक संदेश गया है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, यहाँ अमन है, यहाँ शांति है और यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। विकास की परियोजनाओं की चर्चा हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे और मैं आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपकी पूरी टीम तिरंगा यात्रा को आपने देखा और इस उत्साह और जज्बे को भी देखा आपने कि क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े
पूरे उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मैं समझता हूँ कि यही वो अमृतकाल का जज्बा है जो देश चाहता है कश्मीर के लोगों से। बिल्कुल। अब यहाँ की बातचीत को हम लेकर के चलेंगे राजभवन में। यहाँ हमने सिन्हा साहब से पब्लिक मूड समझने की कोशिश की। आगे बात करेंगे पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और फ्यूचर की। जरूर। नमस्कार संजय जी। आइए आइए। पूरा दिन हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ बहुत स्वागत है। आइए। सर, आपकी वजह से ये बहुत ही यूनिक, नायाब अनुभव हो गया हमारे लिए जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसका समापन आपके साथ पूरे दिन तिरंगा यात्रा और ये सब देखते हुए गुजार रहे हैं। तो आपने बड़ी इनायत की, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आप और आपके सहयोगी भी तिरंगा यात्रा को अपनी आंखों से देख सके, और मुझे लगता है कि फिर एनडीटीवी देश को बता सकेगा कि देश के बाकी हिस्से में जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के उत्साह है, उससे तनिक भी कम उत्साह जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है कि इसको पब्लिक के लेवल पर कितना बड़ा बदलाव है वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो भी इंटरवेंशन है वो स्टेट के रूप में, एलजी सरकार कहते हैं आपको यहाँ, उनका है, और उसमें कई चीज़ें आप करते हैं जो बाद में समझ में आती हैं कि क्या हुआ। एग्जाम्पल, आप मुहर्रम के प्रोसेशन में चले गए, 34 साल के बाद ये हुआ। देखिए, एक तो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मुहर्रम का प्रोसेसन 34 साल से नहीं निकल रहा था। एक बड़ी आबादी है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू रीजन में भी, जो हमारे सिया भाई हैं, उनकी एक इच्छा थी और वो उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। एक तो ऐसे ही गम में रहते हैं वो। मैं उनके निरंतर संपर्क में था और एक बात मैंने स्पष्ट रूप से सबको कही है कि आप सबकी धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से जो भी आप कार्यक्रम धार्मिक आयोजन करना चाहेंगे उसकी पूरी इजाज़त दी जाएगी। राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि न हो, भारत विरोधी कोई गतिविधि न हो, कोई हिंसा और उपद्रव न हो। तो मुझे लगता है कि लोगों के बात समझ में आ गई है और ये मैं मानता हूं कि वास्तव में एक बड़े समुदाय के लोगों की जो इच्छा थी उसको पूरा करने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल हो सका है। अब जो इस वक्त के बदलाव हैं उसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट आप कौन सा मानते हैं कि जहां से यहाँ की ज़िंदगी बदल गई, यहाँ का पॉलिटिकल नैरेटिव बदल गया और वो सारी अलगाववादी बातें जो हैं और जो शरारतें हैं वो अब हाशिए पे चली गई हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से 5 अगस्त 2019 ये एक ऐतिहासिक घड़ी है जिस दिन देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला किया। एक संदेश अब पूरे जम्मू कश्मीर में चला गया है कि भाई व्यक्तिगत आलोचना आपको एलजी की करनी है, एलजी प्रशासन की करनी है, कोई कठिनाई नहीं। भारत सरकार की आलोचना करनी है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भारत देश की एकता अखंडता के सवाल पर जो प्रशासन जम्मू कश्मीर का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में काम करता है, वो किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर कानून अपना काम करेगा। और मुझे लगता है कि लंबे समय से आतंकवाद का, अलगाववाद का दंश यहाँ के लोग झेल रहे थे। पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पता नहीं कितने परिवार उजड़ गए। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी की प्रॉफिटियरिंग को एक व्यापार बना लिया था। एक मैसेज बड़ा स्पष्ट है सबको कि दिल्ली में जो सरकार है और जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन है वो शांति तात्कालिक रूप से खरीदने में विश्वास नहीं करता है, बल्कि अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में विश्वास रखता है। और ये बात अब लोगों को भी समझ में आ रही है और इसका डिविडेंड अब जम्मू कश्मीर में मिलने लगा है। बिल्कुल। ये जो आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर जो एक कारोबार जैसा चला रहे थे,
अभी ये शांत हैं या ख़त्म हैं, और सीमा पार से जो घुसपैठ थी या जो समर्थन था वो पूरी तरह ख़त्म हुआ है या थोड़ा बहुत बचा हुआ है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पूरी तरह खत्म हो गया है। ये अनवरत चलने वाला प्रयास है। पड़ोसी की ओर से लगातार कोशिशें हो रही हैं, नौजवानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे आर्मी और बीएसएफ के लोग जो सीमा की सुरक्षा पर हैं वो पूरी तरह से चौकस हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लोग मिल करके पूरे जम्मू कश्मीर में एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ केवल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं जो बंदूक चलाते हैं, बल्कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को कैसे समाप्त किया जा सकता है इस पर रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल अब मिल रहा है। तो ये कोशिशें अभी जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो रणनीति बनी है, और विशेष रूप से मैं गृह मंत्री जी का भी जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि समय समय पर उन्होंने केवल रिव्यू नहीं किया है बल्कि स्पष्ट एक नीति बनाने में हम सबकी मदद की है, और उसके कारण स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है, और जितनी तंजीमों के नाम आपको मालूम है लगभग उनके टॉप कमांडर सब नहीं है। ये उनके लिए चिंता का विषय है। समय समय पर दुनिया को, देश को ये बताने के लिए कि नहीं, अभी हमारे ध्वंसावशेष बचे हुए हैं, निरीह निर्दोष लोगों की हत्याएं करके वो कोशिश करते हैं कि हम संदेश दे सकें दुनिया को कि नहीं, कश्मीर शांत नहीं, अभी भी यहाँ दिक्कत है, यहाँ हमारी उपस्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इससे भी मुक्ति जम्मू कश्मीर को मिलेगी। जी, G20 जब हुआ तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने कुछ आवाज़ें की उसमें। मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान पहले सेंट्रल पीस था इस चिंता को डिस्कस करने के लिए हमेशा जम्मू कश्मीर के मसले पे, अब तो मसला ख़त्म है उसका। देखिए, दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि जो हमारा पड़ोसी है ये आतंकवाद का जन्मदाता है और उसको प्रमोट करने की हर कोशिश करता रहा है। कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक विवादित विषय रहे, इनकी कोशिश बराबर हमारे पड़ोसी की रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हर फ्रंट पर उन्हें हताशा और निराशा मिली है। जब G20 का आयोजन था, वैसे जम्मू कश्मीर के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि पहली बार शायद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बर्फबारी भी इस बार बहुत ज़्यादा हुई थी, तो दुनिया भर के लोग आवें और हमारी सड़कें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, तो केवल अप्रैल महीने में ही काम करने का हमें अवसर मिला था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हुआ करता था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी डेलीगेट्स आए वो अच्छी स्मृति लेकर के यहाँ से गए हैं, और यहीं प्रेस को नहीं बल्कि अपने अपने देशों में जा कर के उन्होंने इस आयोजन की काफ़ी तारीफ की है। आपको मालूम है कि पिछले 30-32 वर्षों की परिस्थिति के कारण अनेक दुनिया के देशों ने अपने सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की हुई है। जी, तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट की संख्या भी बढ़े, उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रतिनिधि आए थे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के, अपने अपने देशों में जाके इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अब हमारे देश को एडवाइजरी उठा लेनी चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका कहना है कि अगले कुछ समय में बहुत सारे देशों से ये साफ एडवाइजरी आएंगी कि हमारे लोग जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस आयोजन की सफलता में एक बड़ा संदेश ये छिपा हुआ है। आपने टूरिज़्म के विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, मुझे लगता है थोड़ा और विस्तार से बात करनी चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट का जो आपका फोकस है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए इन्वेस्टमेंट, भारत के भी और विदेशी निवेश भी, उनमें क्या आने वाले दिनों में हम नया सुनेंगे? देखिए, ओवरऑल मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये किसी भी स्थान के विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। आज लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के कारण चल रहे हैं।
जब मैं आया था 2020 में तो 10 घंटा लगता था जम्मू से श्रीनगर आने में, अब 5 घंटे में लोग आसानी से आ पा रहे हैं। रेलवे से कश्मीर कन्याकुमारी से इसी वित्तीय वर्ष में जुड़ने जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छी सड़क से भी कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ने जा रहा है। तीसरा, एयर कनेक्टिविटी भी श्रीनगर और जम्मू की बहुत बेहतर हो गई है। और जब मैं आया था तो कुल 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, आज 126 हो रही है। पावर एक बड़ी समस्या रही है, कुल 3450 मेगावाट का जनरेशन होता था, अब लगभग 70 सालों में 3450 मेगावाट, आने वाले 3-3.5 साल में लगभग इतनी बिजली हम और बना लेंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी हमने कैपेसिटी ऑगमेंटेशन बहुत किया है। और 2 साल पहले एक आयोजन था विंटर स्पोर्ट्स का गुलमर्ग में, तो वहाँ ऐसे ही मैंने एक बात कही कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली पहली बार एक साथ देखी है। तो ये हकीकत में बदल गया है। हर घर पानी पहुँचे, नल से जल पहुँचे जो योजना है भारत सरकार की, उसमें भी काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है। हेल्थ पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो जो नेशनल एवरेज है उसमें उससे बेहतर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का है। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के कारण 2 नए एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इसके कारण हमारी स्थिति में बहुत सुधार आया। सड़क PMGSY में कभी जम्मू कश्मीर का नाम नहीं होता था, अब हम तीसरे स्थान पर हैं। पहले 6 किलोमीटर बनती थी, अब 20 किलोमीटर हम रोज बना रहे हैं। मैकडमाइजेशन पहले 2500 किलोमीटर का होता था हर साल, अब हम 8000 किलोमीटर से ज़्यादा कर रहे हैं। दृष्टि से भी हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। और मुझे लगता है कि 13 लाख परिवार यहाँ के एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आश्रित हैं। आज जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, मैं आश्वस्त हूँ कि 4 साल बाद ये 2.5 गुना बढ़ने वाला है। ये सच है कि एप्पल का प्रोडक्शन हम 2 तिहाई एप्पल ही होता है, लेकिन गुंजाइश है हम इसमें 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जी। और भी हार्टिकल्चर प्रोड्यूस ऐसी हैं जिनमें हम प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि मिल्क डेफिसिट स्टेट रही है ये, अब अगले साल हम मिल्क सरप्लस हो जाएंगे। जहाँ तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, जो बात आप पूछ रहे थे, ये सच है कि आज़ादी के बाद और 2021 तक लगभग 13,000-14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में आया था। भारत सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति में कहूँ या न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई यहाँ के लिए। और पुगलिया जी, आज जो इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में है देश के किसी राज्य में नहीं है। GST पर 300% का इंसेंटिव है, अनेक प्रकार के इंसेंटिव है। तो प्रस्ताव हमारे पास बहुत आए हैं जी। और आज की तारीख में लगभग 26-27 हजार करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। अब वो जो आंकड़े आते हैं, जब जितने का प्रोडक्शन शुरू होता है वही आता है, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि 75,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जमीन पर धरातल पर उतरेगा, हकीकत में बदलेगा। 5 लाख से ज़्यादा यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होंगे उसके कारण। जो FDI की बात आपने कही थी, इमार ग्रुप एक है UAE का, उसको हमने यहाँ ज़मीन दी है श्रीनगर शहर में। वो एक 10 लाख स्क्वायर फीट का माल बना रहे हैं, और एक IT टावर श्रीनगर में और एक IT टावर जम्मू के लिए भी उनको ज़मीन दी है। एक बात का जिक्र मुझे करना जरूरी है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट यहाँ की विशिष्टता रही है, पहचान रही है। यहाँ की कारपेट जो हैंड वीवन है, और देश के बाकी हिस्सों में मशीन मेड कारपेट बनती है। कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते थे। अब GI टैगिंग और QR कोड के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट घट गया था, अब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। वैसे ही पश्मीना का, स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आज हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी राज्य से बेहतर है। और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के कारण हमें हर जिले में आज आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़े किए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लिया है। अब नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर के युवा अपना करतब दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है इस स्टेट में अब। रोज़गार की अगर बात करें, क्योंकि इसके पहले एक इम्प्रेशन ये रहा कि यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की क्या स्थिति है, उसको लेकर के इस चैलेंज को कितना हम लोग मीट कर पा रहे हैं? नहीं, ये सच है कि मैंने जैसा पहले ही कहा कि कुल 13-14 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इंडस्ट्री कम थी, तो उस क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं थे, सरकारी नौकरी पर ही लोग आश्रित थे। और सरकारी नौकरी की सीमाएं ऑलरेडी मैं कहूँ कि ओवर स्ट्रेच्ड है। यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट 1,30-35 लाख की आबादी है, किसी बड़े राज्य से आप तुलना करेंगे तो यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम दोहरे मापदंडों को एक सुन के लोग घबराएंगे कि छटनी की तो कोई योजना नहीं बना। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 वर्षों में लगभग 29,000 से कुछ ज़्यादा पद भरे गए हैं, और अभी सितंबर माह से फिर हम अभियान शुरू करें, जो सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भरे जाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे। योग्यता के अलावा कोई आधार नहीं होगा। पारदर्शिता के आधार पर भर्ती की गई है और आगे भी की जाएगी। कहीं भी शिकायत मिली है तो हमने कठोर कार्रवाई की है। लेकिन सरकारी नौकरी से ही सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है। मैंने अभी 2 बातें आपको बताई, एक तो इंडस्ट्री, उसमें रोजगार मिलेगा, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में रोजगार का बड़ा साधन हम खड़ा करेंगे, तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर हमने बड़ा जोर दिया है। एक बैक टू विलेज कार्यक्रम हम चलाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों की दिक्कतें हमारे अफसर सुनते हैं, मैं खुद भी जाता हूं। तो अभी तक बैक टू विलेज मैंने 4 कार्यक्रम हो चुके। लास्ट जो बैक टू विलेज 4 हुआ था, तो जो अनेक काम है उसमें एक काम ये भी था कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रुचि रखता है, उसको ट्रेनिंग भी देनी है, उससे फाइनेंस भी उपलब्ध कराना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि बैक टू विलेज अभियान खत्म हुआ हमारा, और माई टाउन माई प्राइड, एक दिन में 939 करोड़ रुपए 75,000 नौजवानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में हमें सफलता मिली। तो ये पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 5 लाख नौजवानों को विभिन्न योजनाओं से हम जोड़ चुके हैं। PMEGP एक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि वी आर नंबर 1 इन द कंट्री, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं देश में तो बिक ही रहे हैं, अब मुझे लगता है कि बाहर भी जा रहे हैं, और अनेक ऑनलाइन शॉपिंग की जो कंपनियां हैं वो भी माल ले रही हैं। और यहाँ कई नौजवानों ने तो खुद का अपना एक प्लेटफार्म ही विकसित कर लिया है। तो वो हमारी प्राथमिकता में है। और मैं आज आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूँ, कोई बच्चा हमारा, कोई बच्ची अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको ज़रूर मदद की जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वो सीधे आपको अप्रोच कर सकते हैं। एक नया डिपार्टमेंट ही हमने बना दिया, मिशन यूथ। आने के बाद एक मिशन यूथ जो इसीलिए बनाया था, और आपको जानकर खुशी होगी, अनेक स्कीम मुमकिन, तेजस्वनी, राइज टुगेदर, हौसला, अनेक कार्यक्रम उसमें चल रहे हैं। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आज इस बात पर स्टडी हो रही है कि मिशन यूथ ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए किस तरह काम किया है। इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा सा विषय अगर बदलें, एकदम बदलिए। मुझे आपसे ये पूछना है कि यहाँ का आपका टास्क जो था वो अकम्प्लिश हो गया है। हम सोचते हैं वो आपका ट्रांसफ़र होना चाहिए, देश में दूसरे लेवल पर आपकी सेवाएं ली जानी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी काम व्यक्ति को मिले उसको निष्ठा और ईमानदारी से करना। अब जिन लोगों ने ये काम मुझे दिया है, नेचुरली माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता भर। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो काम मिला है, इस काम को अच्छे ढंग से अंजाम देना, ये मेरी आज की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं पूरे मन तन से यहीं डटा हुआ हूँ, यहीं डटा रहूँगा। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा घूम के आ रहा था इस बात पे कि यहाँ चुनाव कब होंगे। देखिए, चुनाव तो यहाँ कई हो गए, जितने संसद सदस्य हैं, सीटें हैं, वो लोग हैं संसद में। चुनाव अभी आएगा।
पहली बार यहाँ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, और केवल इस्टेब्लिश नहीं किया, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी सब उनको ट्रांसफर कर दिए। देर से यहाँ व्यवस्था लागू हुई, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि देश के किसी राज्य से हम पीछे नहीं हैं, और लोकल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा एम्पावर्ड हैं। 35,000 काम जनता की राय से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय से पिछले वित्तीय वर्ष में हम पूरे किए हैं। और विधानसभा चुनाव की ओर ही आपका संकेत है। मुझे लगता है कि तो आपका सरपंच, एक तो सरपंच और ये पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक आपने संसद को कवर किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देश के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में एक भरोसा दिया था। प्रधानमंत्री जी ने तो देश को ही अपने संबोधन में भरोसा दिया था और कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और फिर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। स्वाभाविक रूप से लद्दाख अलग हो गया था, 7 विधानसभा की सीटें बढ़ गई थी, तो उन 7 विधानसभा सीटों की और बाकी विधानसभा सीटों की बाउंड्री क्या होगी, इसको तो भारत का निर्वाचन आयोग ही तय करता। डिलिमिटेशन कमीशन बना, डिलिमिटेशन कमीशन ने इस काम को पूरा किया, और कहना और इस काम को पूरा करने में वक्त लगता है। 2-3 बार वो यहाँ आए, अनेक डेलीगेशन से मिले, दिल्ली में डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया, वो काम पूरा हो गया। अब उस काम के पूरा होने के बाद लोगों को लगा कि अब चुनाव होना चाहिए। आपको मालूम है कि 2015 की मतदाता सूची थी, वोटर लिस्ट थी। अब 2021 में, 2022 में चुनाव, या 2023 में 15 के मतदाता सूची पर तो होगा नहीं। जो नौजवान हमारे बच्चे बच्चियां मतदाता बने थे उनका नाम, वो काम भी पूरा हो गया। और मुझे लगता है कि भारत का निर्वाचन आयोग, उसकी एक प्रतिष्ठा है पूरे दुनिया में, निष्पक्षतापूर्वक काम करता है। अब उनको कॉल लेना है, जब वो चुनाव की तिथि तय करेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उनके निर्देशों का पालन करेगा। और मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर से जो संविधान को समझते हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं, संसद में कही हुई बात या दिए गए आश्वासन को समझते हैं, उनको ये भरोसा रखना चाहिए कि जब गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया तो ये चुनाव भी आने वाले समय में होंगे। बिल्कुल। एक और विषय है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग आपको हार्ड कोर हिंटरलैंड पॉलिटिशियन के रूप में जानते थे, वो कश्मीर में आपके एडमिनिस्ट्रेशन को और आपके तौर तरीकों को देख करके काफ़ी क्यूरियस कहें या प्रभावित कहें, वो हैं। तो अगर मैं आपसे आपका सीक्रेट सॉस, ट्रेड सीक्रेट अगर पूछूं कि आपने कश्मीर को कैसे गवर्न किया है, क्योंकि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट है ये। मुझे लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सामान्य ढंग से आप लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और आपके फैसले और आपकी नीतियों में आम आदमी अगर है कि उसका जीवन प्रभावित होगा या नहीं, उसका जीवन बेहतर होगा या नहीं, तो मुझे लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं अपने सहयोगियों का भी, इस यात्रा में जो हमारे सहयोगी हैं उनका भी मैं आभारी हूँ, और जम्मू कश्मीर की आवाम का भी आभारी हूँ कि उन्होंने स्नेह दिया है, प्यार दिया है। और हमारे जो सहयोगी हैं प्रशासन के, उन्होंने भी मेरे साथ दिन रात मेहनत करके इस व्यवस्था को बदलने में अपना सहयोग दिया है। जी बिल्कुल। एक चीज़ की चर्चा जो बहुत कम हो गई है आजकल, जाहिर है कि माहौल ही बदल गया है, वो ये है कि यहाँ की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ और बीजेपी का अपना एक जो भी आगे के लिए प्लान हो, तो यहाँ की जो पुरानी पार्टियाँ थीं उनका क्या हाल है? मुझे लगता है कि उनसे आप चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। मैं राजनीति पर कुछ कहूँ ये मेरे लिए उचित भी नहीं है, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूँ, सभी राजनीतिक दलों के बारे में मैं जानता भी हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं इस पर बहुत राय नहीं दे पाऊँगा। केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग राजनीति में हैं, मैं समझ सकता हूँ उनको राजनीति करनी है, वोट लेना है, लेकिन इस बात की सावधानी सबको बरतनी चाहिए कि उनके किसी बयान से जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता पर, ये बड़ा संवेदनशील जगह है, ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर का देश के साथ हो रहा है, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी सलाह होगी उन लोगों को, क्योंकि कभी कभी इस तरह के बयान पढ़ने को मिलते हैं, उससे यहाँ की इकॉनमी, यहाँ का टूरिज़्म,
ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है इसमें तकलीफ आती है। बिल्कुल। एक चीज़ और, क्योंकि आपने कहा कि इस रोल में आप पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे, तो जब आप इस रोल को ले रहे थे तो जाहिर है कि आपने बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ी, तो आप पर नज़र रखने वाले बहुत लोग ये भी अब जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी की मेंबरशिप वापस कब लेंगे। नहीं, मैंने 6 अगस्त को मैंने भारतीय जनता पार्टी 6 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया था और अभी कोई इरादा नहीं है भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का। अभी तो उपराज्यपाल के नाते एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहाँ शांति हो, अमन हो, जहाँ तरक्की हो और जहाँ संपन्नता हो, ये बात मैं पिछले 15 अगस्त को मैंने कहा था। कई लोग मुझसे पूछे कैसा जम्मू कश्मीर आप देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त। तो अभी मेरे लिए यही पर्याप्त है कि इस काम में मुझे सफलता मिले और मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का, जिन्होंने हर कदम पर जी हमारे इस काम में पूरा सहयोग दिया है। कश्मीरी पंडितों की वापसी का एक विषय है, उस पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और ढेर सारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हो गए। अब मैं कहूँ कि भारत सरकार ने जो उनके पुनर्वास की योजना बनाई उसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले थे। एक, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 3000 नौकरी, 3000 घर, और फिर जब मोदी जी प्रधानमंत्री हो तो 3000 नौकरी, 3000 घर। मैं जब आया था 2020 अगस्त में तो 700 घर बने थे, 3000 भी नौकरियां नहीं भरी गई थी। आज मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि सभी पद भर दिए गए हैं। उनको घर मिले, ये उनकी वाजिब जरूरत है। पहले किन्हीं न किन्हीं कारणों से जमीन नहीं मिलती थी, अब 6000 घर बनाने के लिए जमीन भी दे दी गई। काम भी तेज गति से हो रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने 400 से ज़्यादा घर दिए हैं और 2500 से ज़्यादा घर दिसंबर के पहले कश्मीरी पंडितों को या माइग्रेंट्स को दे दिए जाएंगे। अगले साल सारे घर बना लिए जाएंगे। पिछले वर्ष एक उनके मन में तकलीफ थी, मैं उनके निरंतर संपर्क में था। हमने कोशिश की है कि एक तो अधिकांश जो वैली में हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं पीएम पैकेज के, तो उनको हमने मैक्सिमम लोगों को जिला केंद्रों पर तैनात किया। ये ध्यान रखा है कि कहीं अकेले कोई ना हो, और अगर तहसील केंद्र पर भी हैं तो वो हमारे सुरक्षा बलों ने या पुलिस ने कहा कि नहीं ये सुरक्षित है, तो घर उनका हो जाएगा, नौकरी उनको दे दी गई है। अभी मैंने जहाँ वो रहते हैं जम्मू में, तो वहाँ भी कैंप कराया था हमने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बाकी स्कीम्स का सैचुरेशन। तो लेकिन इससे अस्थायी पुनर्वास मैं समझता हूँ कि जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। अस्थायी रूप से उनका पुनर्वास कैसे होगा, इस कार्य योजना पर भी हमने काफ़ी काम किया है और लगभग मैं कहूँ कि उसकी शुरुआत हम करेंगे। एक बार शुरुआत करें तो मैं आपको ज़रूर उस दिन बुलाऊंगा, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि उनका अच्छे ढंग से पुनर्वास किया जाए और हमारी ये जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। सिन्हा साहब, ये बहुत ही अलग किस्म का आयोजन है, माटी मंथन, इसके पीछे आइडिया क्या है? नहीं, ये जैसे पिछले साल से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार रखा, मेरी माटी मेरा देश। जो हमारे शहीद लोग हैं, हर पंचायत से मिट्टी निकालना, ले जाना, और वार मेमोरियल के पास कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका में देश के हर कोने से ये मिट्टी जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश देशवासियों के लिए है, और हर क्षेत्र के लोग, जैसे जम्मू कश्मीर के हर गांव से मिट्टी जाएगी, हर पंचायत से, तो यहाँ के लोगों को भी ये गौरव होगा कि
हमारा भी योगदान है भारत के निर्माण में। और लोगों से सेंटिमेंट से जुड़ने का, कनेक्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है ये। बहुत ही बढ़िया जरिया है। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि हरे रंग की टोपियां हैं और केसरिया रंग की भी टोपियां हैं। ये एक ह्यूमन चेन तिरंगे में बनाई गई थी जी। और मुझे लगता है कि पिछली बार जहाँ तक मुझे ध्यान है चंडीगढ़ में सबसे बड़ी ह्यूमन चेन बनी थी। जी। इस साल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वो रिकॉर्ड टूट गया है, उससे बड़ी ह्यूमन चेन यहाँ के निवासियों ने बनाई। तो मैंने रंग का जिक्र दरअसल इसलिए किया कि इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में मैं आपसे ये जानना चाहता था, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है मुझे, कि आपके कपड़ों के जो रंग बदलते हैं इसके पीछे कोई राज है? नहीं, ऐसा कोई राज नहीं है। सामान्यतया दोस्त मित्र जो कपड़ा बनवा देते हैं वहीं पहन लेता हूँ। अब ये कुछ संजोग ही है कि आपको पसंद आ गया, आप भी मेरे पुराने साथी हैं। अब आगे इंटरव्यू का जो बिल्कुल आखिरी मैक्रो सवाल है वो ये है कि आगे चलते हुए आपका सबसे बड़ा फोकस, आप जो टास्क पे निकले हैं वो पूरा करने के लिए क्या होगा? स्वाभाविक रूप से मैं सुबह आपसे चर्चा कर रहा था कि एक विकसित जम्मू कश्मीर, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल एक यहाँ डेवलप हो सके, अस्थायी रूप से शांति यहाँ स्थापित हो सके, आम आदमी ये महसूस करे कि नहीं ये हमारा शासन है, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम सबके संकल्पित हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे इंटरव्यू के अलावा ये एक बहुत ही अद्भुत दिन हो गया आपके साथ, तिरंगा रैली से लेकर के स्वाधीनता दिवस के समारोह के पहले इस आयोजन में शरीक करके हमको अपने मुझे खुशी है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ आज सुबह से समय बिताने का अवसर मिला। मैं समझता हूं कि आपके और आपके चैनल के माध्यम से देश के लोग भी देख सकेंगे कि जम्मू कश्मीर किस तरह से भारत के साथ जुड़ गया है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।